Kohlberg's theory of moral development. Lawrence Kohlberg was a psychologist who created a theory of moral development. It describes how one's sense of right and wrong change with age. How do we develop a sense of justice? How do we learn to make moral judgments? हॉलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि कैसे उम्र बढ़ने के साथ हमारी नैतिकता बदलती है। कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत में 3 लेबल है, जिसमें उन्होंने हर लेबल को 2-2 भागों में बांटा है। लेबल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, अवस्था 1 रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। अब कोहलबर्ग ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, चरण 1 बाहरी सत्ता पर आधारित। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, चरण 2 व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। लेबल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी, अवस्था 2 रूढ़िगत चिंतन। स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, चरण 3 अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। स्टेज 4 मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, चरण 4 सामाजिक अवस्था बनाए रखने पर नैतिक चिंतन। लेबल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, अवस्था 3 रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिकता। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, चरण 5 सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, चरण 6 सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं, कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब हम लोग एक एक करके सभी अवस्थाओं को विस्तार से देखेंगे। लेबल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, अवस्था 1 रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। Authority is outside the individual and reasoning is based on the physical consequences of action. यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही और गलत है यह बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी बच्चे से ग्लास टूट जाता है, तो पहली स्थिति में हम देखते हैं कि अगर बच्चे से ग्लास टूट जाता है तो पिताजी लड़की को मारते हैं, और दूसरे में हम देखते हैं कि माँ उसे प्यार से समझाती है। काम करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ लड़की को सजा मिली और लड़के को समझाया गया। अब ये दोनों चीज बाहर से मिले हैं, तो यहाँ लड़की को लगेगा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और लड़के को लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। दोनों बच्चों से ही ग्लास टूटे थे, लेकिन मिलने वाली सजा दोनों को अलग अलग थी। अब मिलने वाली सजा के आधार पर ही बच्चों की नैतिकता विकसित होती है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट स्टेज, obedience and punishment orientation. The child individual is good in the order to avoid being punished. If a person is punished, they must have done wrong. चरण 1 बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है।
यहाँ नैतिक सोच सजा से संबंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बच्चा बात मानता है तो उसे प्यार किया जाता है, और अगर बच्चा बात नहीं मानता है तो उसे सजा दी जाती है। तो इस एज में बच्चे में एक नैतिकता उत्पन्न होती है कि उन्हें बड़ों का बात मानना चाहिए, नहीं तो उन्हें सजा मिलेगी। Stage 2, Individualism and Exchange. At this stage, child think nothing is wrong if we do things for own sake. But we should give chance to other to do things according to themselves. चरण 2, व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। यहाँ पर नैतिकता व्यक्ति केंद्रित होता है। इंडिविजुअल सोचता है कि मैं भी सही हूँ और दूसरा इंडिविजुअल सोचता है कि मैं भी सही हूँ। यहाँ पे बच्चों की नैतिकता आत्म केंद्रित होती है। You scratch my back and I will scratch yours. यहाँ पे नैतिकता आत्म केंद्रित होने के साथ साथ एक दूसरे के हितों पर भी आधारित होती है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इस स्टेज का एक और लक्षण है टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेवल 2, कन्वेंशनल मोरालिटी, अवस्था 2, रूढ़िगत चिंतन। Under this, we will discuss 2 stages. Stage 3, good interpersonal relationship. The child individual is good in order to be seen as being a good person by others. Therefore, answers relate to the approval of others. चरण 3, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहारों के मापदंडों को अपनाते हैं। ये जो स्टेज है इसे गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे वो सारे काम करते हैं जिससे उन्हें अपने माता पिता या बड़ों के द्वारा प्रशंसा मिले। इस स्टेज में बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं। Stage 4, maintaining the social order. The child individual becomes aware of the wider rules of society. So, judgments concern obeying the rules in order to uphold the law and to avoid guilt. चरण 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। ऐसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसलिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरों के अंदर ही रहना चाहिए। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। इस एज में बच्चे विभिन्न नियमों का पालन भी करते हैं, जैसे जब रेड लाइट जलती है तो हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। डोंट ब्रेक द रूल्स। स्टॉप। लेबल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, अवस्था 3,
रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिकता। Stage 5 Social Contract and Individual Rights. The child becomes aware that while law might exist for the good of the greatest number, there are times when they will work against the interest of particular individuals. चरण 5 सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। इस एज में बच्चे कानून को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूल्य और सिद्धांत कानून से भी ऊपर होते हैं। इसलिए कानून के विरुद्ध बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं। इस स्टेज में इंडिविजुअल राइट्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये किसी भी इंसान का इंडिविजुअल राइट्स है कि वो रिश्वत न ले। स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। People at this stage have developed their own set of moral guidelines, which may or may not fit the law. The principle apply to everyone. इस एज में जो इंसान होते हैं वो अपना कुछ मोरल गाइडलाइंस सेट कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो गाइडलाइन है सोसाइटी के नियम कानून के अनुसार ना हो। एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, justice and equality. The person will be prepared to act to defend these principles even if it means going against the rest of society in the process and having to pay the consequences of disapproval and imprisonment. Kohlberg doubted few people reached this stage. अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जैसे महात्मा गांधी थे। वे ह्यूमन राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए बहुत संघर्ष किए। इतने संघर्षों और जेल के बाद भी उनका जो प्रिंसिपल था सबसे ऊपर था। उनके लिए प्रिंसिपल और इथिक्स जो थे वो सबसे ऊपर थे। चरण 6 सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। कोहलबर्ग के मोरालिटी के सिद्धांत में यूनिवर्सल एथिक्स जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की मोरालिटी है। इस मोरालिटी को सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हाइंज डायलेमा यह एक स्टोरी है जो कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज किया था। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे उसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मिस्ट ने की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हाइंज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी
उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैं यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाइंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं। क्या हाइंज को वो दवाई चुरा अब कुछ सवाल है। क्या हाइंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? अब इन सवालों का जवाब सबके लिए अलग-अलग होगा। इन सवालों का जवाब उम्र पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि कम उम्र वालों के लिए जवाब कुछ और हो और फिर मैच्योरिटी आने पर उन सवालों का जवाब कुछ और हो। अब हम यहाँ कोहलबर्ग के थ्योरी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नैतिक मूल्य हर इंसान के लिए और हर उम्र के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। कभी-कभी मोरालिटी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है।